ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1996-97 में मैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब किया करता था। बेसिकली हमारे घर के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमारे अब्बू का जल्द ही इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से घर को चलाने की या बहन भाइयों का ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि मैं ज़िम्मेदारियों से भागना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इतना स्मार्ट और इतना क्विक काम करूं कि कम अरसे में या मुख्तसर अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के अपने घर वालों की जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकूं। अक्सर ऐसा होता था कि इस वजह से मुझे अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा रुकना होता था। कभी कभी ऐसा होता कि 12 घंटे के बाद मैं 4 घंटे या 5 घंटे मज़ीद शिफ्ट किया करता था। उसके अवज़ मुझे मुआवज़ा मिलता, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस हुआ करता था। हालांकि मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि कोशिश किया करो कि रात को 11 बजे से पहले पहले अपने घर आ जाओ। जहाँ पे ये फैक्ट्री मौजूद थी, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के पैदल रास्ते पे और तकरीबन 20 मिनट के बस के रास्ते पे मेरा घर मौजूद था। वैसे 90% मेरी कोशिश होती थी कि आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल करूं, लेकिन कभी कभी अगर पैसों की कमी हो या कोई परेशानी हो तो मैं पैदल आने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं किया करता था। और ऐसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी फैक्ट्री से जब निकला तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी और सर्दियों का आगाज़ हो चुका था। मौसम इस कदर हसीन लग रहा था कि मैंने खुद ही सोचा कि आज मैं पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। खैर, जैसे ही मैंने इस फैक्ट्री वाले रास्ते से गुजरते हुए अपने घर की तरफ चलना शुरू किया, तो एक रास्ता तो ऐसा रास्ता था कि जिस रास्ते के ज़रिए आप रोड की तरफ जाएं और उस रास्ते को फॉलो करते करते अपनी मंजिल तक खैरियत से पहुंच जाएं। ये एक तवील रास्ता था। जहाँ तक दूसरे रास्ते का ताल्लुक है, तो दूसरा रास्ता ऐसा रास्ता था जो कि कच्ची आबादी से या नाले के साथ होता हुआ सीधा हमारे घर की तरफ जाया करता था। अगर हम इस रास्ते को फॉलो करें तो रास्ता ना सिर्फ कम हो जाया करता था, बल्कि हम बासानी अपने घर की तरफ पहुंच सकते थे। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो रास्ता था ये एक तो कच्चा रास्ता था, रास्ते में नदी आया करती थी और इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। अक्सर नदी के अतराफ में जो घर मौजूद थे उन्होंने ही लाइट लगा के हमारे यानी राहगीरों के लिए कुछ हल्की फुल्की रोशनी का इंतज़ाम कर रखा था। खैर, जैसे ही मैं इस कच्चे पक्के रास्ते या इस गंदे रास्ते शॉर्टकट रास्ते पे चलता चला जा रहा था, तो मेरे सीधे हाथ की तरफ नाला मौजूद था, जबकि मेरे उल्टे हाथ पे इक्का दुक्का घर थे जिनकी वजह से हल्की हल्की सी रोशनी में मुझे रास्ता नज़र आ रहा था। इसी दौरानी में जबकि मैं इस रास्ते पे तेज़ी के साथ चल रहा था, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे पीछे किसी ने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। हैरानकुन बात ये थी कि जब मैं पलट के देखता तो पीछे कोई भी नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा मौजूद है जो मुसलसल कहकहा लगा रहा है, और जैसे ही मैं पलट के देखता हूँ तो एकदम मेरी नज़रों से ओझल हो जाता है। इसी तरह तकरीबन 10-12 मिनट तक ये सिलसिला चला। इत्तेफाक से पूरे रास्ते में ना ही मुझे कोई इंसान नज़र आया और ना ही ऐसा लग रहा था कि इस सर्दी की वजह से या इस बारिश की वजह से कोई बाहर निकलने वाला है। इसी तरह चलते चलते मुझे अब बाकायदा महसूस होने लगा कि बच्चे के साथ साथ किसी और ने भी मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैं मुसलसल आगे बढ़ रहा था, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, इवन के ऐसा लग रहा था कि चार चार लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया है। और जैसे जैसे मुझे फॉलो किया जा रहा है वैसे वैसे मुझे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। यकीनन पीछे जो भी मुझे फॉलो कर रहा है उनमें से किसी ने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं, जिसकी वजह से जब वो ज़मीन के ऊपर कदम रखता है या रखती है तो मुझे एकदम से इस तरह की आवाज़ महसूस हुआ करती है। आप यकीन करें, चलते चलते जब मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा तो जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसा मंज़र हरगिज़ ना दिखाए। मैंने देखा कि पीछे दो बहुत ही लंबी लंबी औरतें जिनके कद तकरीबन 8 या 9 फीट के दरमियान थे, उनके साथ दो बच्चे जो कि तकरीबन 3-3.5 फीट के दरमियान उनके कद होंगे, वो मौजूद थे और ये बहुत तेज़ी के साथ मुझे फॉलो कर रहे थे। इन सब की जो शक्लें थीं वो बहुत ही खौफनाक शक्लें थीं।
ऐसा लग रहा था इनके चेहरे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं और चेहरे के ऊपर जो इनकी नाक मौजूद थी वो कुछ ज़्यादा ही लंबी दूर से ही दिखाई दे रही थी। हैरानकुन बात यह थी कि जो भी मुझे फॉलो कर रहा था, इन तमाम लोगों के जो पैर थे वो ज़मीन पे टिके होने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे हवा के अंदर मौजूद हैं और वो हवा में उड़ते हुए मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। अल्लाह जानते हैं कि जो रास्ता जो कि नदी के साथ साथ मौजूद था, मैंने जैसे तैसे तय किया और जब इसको तय करने के बाद फाइनली मैं उस जगह आया जहाँ पे हल्की रोशनी या रोड मौजूद था। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया। लेकिन आप यकीन करें, इस वाक़े के बाद जब मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था और अगले आने वाले 10-12 दिन तक मेरी जो तबीयत थी वो इस कदर ख़राब थी कि मैं चाहने के बावजूद अपनी फैक्ट्री या अपने इस दफ्तर में नहीं जा पा रहा था। गैस आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें खुर्शीद साहब ने कश्मीर से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है ये जम्मू कश्मीर का जो हाईवे है उस हाईवे से करीबी एक गांव से है और इनका जो गांव है बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे आमतौर पे 4 या 5 बजे के बाद सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। अब इनके गांव के बारे में या अतराफ़ के इलाके में बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं, बहुत सारी और भी मिथ हैं जो कि ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि अक्सर इनके गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो इन लोगों को मना किया करते हैं कि रात के टाइम में ख़ास तौर पे जब सूरज गुरूब हो जाता है उसके बाद अपने अपने घरों से या गांव से निकलने से परहेज़ किया जाए। अब कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो आपकी बातों को मान लिया करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जिस काम से मना किया जाए या जिस तरफ जाने से आपको रोका जाए वो उसी तरफ जाना पसंद किया करते हैं। तो वैसे ही इनके गांव का एक लड़का था जिसे काशी के नाम से जाना जाता था। वो अक्सर अपने दोस्तों को जमा करता और जमा करने के बाद ख़ास तौर पे मगरिब के बाद खेतों में या इस तरह का जो भी एरिया है वहाँ जाके ना सिर्फ बैठा रहता बल्कि ये लोग देर रात तक, रात के 9-10 बजे तक वहाँ पे बैठ के बातें किया करते। इसी तरह जब ये रमज़ान चल रहे थे तो ये जो काशी लड़का था ये अपने दोस्तों को लेके कश्मीर की एक मशहूर जगह है जिसे खूनी नाला के नाम से जाना जाता है। ये लोग बातें करते करते उस तरफ चले गए और इनको पता ही नहीं चला कि कब बातें करते करते रात के तकरीबन 9 या 10 बज चुके थे। दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा मौजूद था। एतराफ़ में बहुत सारे दरख्त या जंगल नुमा एरिया मौजूद था और मुसलसल जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अभी जबकि ये सारे लड़के वापस जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि इनको ऐसा लगने लगा कि इनके अतराफ से, ख़ास तौर पे जहाँ पे खूनी नाला मौजूद है जो कि बैनिहाल टनल के बिल्कुल करीब वाक़या है, उस तरफ से एकदम से पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़े आवाज़ थी, क्लियरली पता चल रहा था कि कोई इनके अतराफ़ में मौजूद है और ख़ास तौर पे वो जो टनल वाले एरिया था वो यकीनन वहाँ पे मौजूद है। अब बात ये थी कि शुरू में घुंघरूओं की और पायल की आवाज़ आना शुरू हुई, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ है आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही है और जिसने भी घुंघरू या पायल पहन रखे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके इन लोगों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब ये गांव के लोग थे और इन्होंने सुन रखा था कि रात के औकात में अगर कोई इस तरह की आवाज़ आए तो 90% इम्कान होता है कि आपका वास्ता किसी चुड़ैल से पड़ने वाला है। और ऐसे ही हुआ कि जब ये लोग वहाँ पे बैठे थे और वहाँ से निकलना चाह रहे थे तो देखते ही देखते इनको ऐसा लगा कि सामने की तरफ से जहाँ पे वो टनल मौजूद है उस तरफ से जो औरत इनकी तरफ चलना शुरू हुई है, बज़ाहिर उसने गांव का लिबास पहन रखा है और उस लिबास का जो कलर है वो देखने में नीला लग रहा है। अब जैसे जैसे वो औरत इनकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी जो ऊपर की सांसें हैं वो ऊपर थीं और जो नीचे की सांसें हैं वो नीचे थीं। एक अजीब कन्फ्यूजन थी
ये यहाँ से ना ही हिल पा रहे थे और ना ही इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत मौजूद थी कि सामने की तरफ जहाँ पे रास्ता मौजूद है इस औरत के सामने होते हुए वहाँ से निकल के बाहर की तरफ चले जाएं। खैर इसी दौरानिए में जैसे जैसे वो औरत इनके करीब आई तो इनको ऐसा लगा कि ये जो चेहरा है बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। जब इन लोगों ने इस औरत के चेहरे पे मजीद गौर किया तो अब इनको लगने लगा कि इनके गांव में अब से तकरीबन 30 या 40 दिन पहले एक औरत का इंतकाल हुआ था और उसका जो इंतकाल हुआ था वो दौराने ज़च्चगी हुआ था, यानी कि उसके बच्चा पैदा होने वाला था और उसी तकलीफ में उसका इंतकाल हो गया था। अब अजीब बात यह थी कि अगर उस औरत का इंतकाल हो चुका था तो इनके सामने जो औरत मौजूद थी जो कि हूबहू उसकी ही तरह थी, ये बिला आखिर कौन औरत थी? एक अजीब कन्फ्यूजन थी। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ ये लोग देख रहे हैं वो हकीकत है या सरासर इनका वहम है। लेकिन जैसे जैसे वो औरत इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे इस बात का यकीन हो चला था कि सरासर ये वही औरत है जिसका अभी इंतकाल हुआ था। अब जैसे ही वो औरत इनके बिल्कुल करीब आई तो इनके करीब आके वो इन सबको मुखातिब करने लगी और कहने लगी कि मुझसे ज़रा सा भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। बात यह है कि मैं वहाँ से बस यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अकेली मौजूद नहीं हूँ। पिछले कुछ अरसे में जितने भी गांव वालों का इंतकाल हुआ है या वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। अब ये जो बात थी ये बड़ी अजीब बात थी और इनको लग रहा था ये जो भी औरत है जो कि हूबहू उसकी तरह है ये इनको डराने की या इनके साथ मजाक करने की कोशिश कर रही है। खैर जब इन लोगों ने उस औरत से कहा कि तुम जो भी हो हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी बातों पे या तुम्हारे अल्फाज पे हम यकीन करें। अब जैसे ही इन लोगों ने इस तरह की बातें शुरू की तो जो औरत थी वो कहने लगी कि अगर मेरा यकीन नहीं आ रहा तो पीछे की तरफ देखो। जब उस औरत ने पीछे की तरफ इशारा किया और इन लोगों ने उस टनल की तरफ देखना शुरू किया तो इनको वहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आना शुरू हुए और ये जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे ये सारे के सारे बड़े जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था इन तमाम लोगों से इन सब लड़कों की मुलाकात पहले भी रही है। जब इन लोगों ने उन चेहरों पे भी गौर करना शुरू किया तो वाकई में ऐसा ही था। ये जितने भी लोग थे सारे के सारे इनके गांव के ही लोग थे। लेकिन अजीब बात ये थी ये सारे के सारे जितने भी लोग थे इन तमाम लोगों का पिछले 2 या 3 सालों में इनके गांव के अंदर इंतकाल हुआ था। आसान अल्फाज में ये सारे के सारे मुर्दे जो इस दुनिया से जा चुके थे और जिनका ताल्लुक इनके गांव से था वो सारे के सारे इनके सामने मौजूद थे। अब इन लड़कों को अंदाज़ा हो चुका था कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। लिहाजा इन लड़कों ने अपने तौर पे जो भी रिलीजन था इनका उसके मुताबिक इन्होंने रिसाइटेशन शुरू की। जो मुसलमान थे उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और यहाँ से किसी भी सूरत ये लोग भागना चाहते थे। ये बताते हैं कि जैसे ही इस लड़के ने या उन तमाम लड़कों ने भागना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि इनके चारों अतराफ में वो सारे के सारे मुर्दे ना सिर्फ फैल चुके हैं बल्कि अब ये लोग जहाँ पे भी भागना चाहते हैं उसी तरफ ये सारे के सारे मुर्दे इनको वैसे ही खड़े हुए नजर आने लगते हैं। खैर जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा के जब वापस अपने गांव पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जितने भी बुजुर्ग थे उन बुजुर्गों को ये सारा का सारा वाकया बताया तो बुजुर्ग कहने लगे कि तुम लोगों को इसीलिए मना किया जाता था क्योंकि हमें पता है कि ये जो एरिया है ख़ास तौर पे जो खूनी नाला है या फिर ये जो बानीहाल टनल है इसके अतराफ में हमारे जितने भी मुर्दे हैं वो नज़र आया करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेत हैं, कुछ लोगों का कहना है ये कारीन या हमजाद हैं, जबकि कुछ लोग ये कहा करते हैं ये सरासर धोखा है और जन्नात मुर्दों का रूप लेके हमें डराने की कोशिश किया करते हैं। खैर ये जितने भी लड़के थे जिन सारे के सारे लड़कों ने उन तमाम मुर्दों को देखा था, अजीब बात ये थी कि जितने भी लड़के थे आहिस्ता आहिस्ता करके अगले 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर
इन तमाम लड़कों की न सिर्फ तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी थी, बल्कि देखते ही देखते इनको 102, 103 बुखार हो चुका था। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से हर रिलीजन के मुताबिक इन लड़कों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बजाय इसके ये जो भी लड़के थे इनकी तबीयत बेहतर होती या इनके अंदर बेहतरी आती, देखते ही देखते ये लोग मज़ीद से मज़ीद बीमार होते चले गए। इसी तरह तकरीबन 40 या 45 दिन तक इन लड़कों का इलाज चलता रहा, लेकिन इन 40 या 45 दिनों के बाद इन लड़कों की जो तबीयत थी वो मज़ीद ख़राब होती चली गई। एक वक्त ऐसा आया कि जितने भी लड़के थे बारी बारी करके न सिर्फ मौत के मुंह में चले गए, बल्कि कहा जाता है कि जितने भी लड़के थे मरने के बाद उसी इलाके में, उसी टनल में इन लोगों ने भी नज़र आना शुरू कर दिया था। अक्सर आपके अतराफ में इस तरह के गांव, इस तरह के एरियाज मौजूद होते हैं जिनके बारे में बहुत सारी मिथ्स या स्टोरीज मशहूर हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है, जब ये स्टोरीज बनती हैं तो इनका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर हुआ करता है, और जितने भी बड़े आपको अगर किसी चीज़ से मना किया करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह हुआ करती है। इसी तरह एक स्टोरी हमें आसिफ साहब ने भी जम्मू कश्मीर से शेयर की थी, और ये जो वाक़या था इनके चचा के साथ 1970s में पेश आया था। ये बताते कि इनके जो चचा हैं वो बुनियादी तौर पे पोस्टमैन का काम किया करते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि काम के सिलसिले में इनको वापस आते आते मगरिब हो जाया करती थी। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था। तकरीबन जो गांव वाले थे वो सारे के सारे अपने घरों में जा चुके थे, और इनको अपने घर या गांव पहुंचने में देर हो चुकी थी। ये बताते कि इत्तफाक से जब इनका गुजर उस खूनी नाला के सामने से हुआ और ये जैसे ही उस नाले के बिल्कुल सामने पहुंचे तो बाकायदा ऐसा लगा कि किसी औरत ने इनका नाम लेके इनको मुखातिब किया है। अब शुरू में इनको लगा कि शायद ये इनका वहम है, लिहाजा ये चलते चले गए, लेकिन जैसे ही ये कुछ मज़ीद आगे पहुंचे तो बाकायदा दोबारा से किसी औरत ने इनका नाम लेके इनको पुकारा। अब जब दोबारा से इनको आवाज़ आई तो एकदम से पलटे, और जैसे ही ये पलटे तो इन्होंने देखा कि इनके सामने एक औरत जो कि मुश्किल से 25 या 26 साल की होगी, उसने काले कलर की साड़ी पहन रखी है, देखने में बहुत ही साफ सुथरी और गोरी चिट्टी लग रही है। और अजीब बात यह है कि उस औरत की गोद में एक छोटा सा यानी 1 साल का बच्चा मौजूद है। उस औरत ने इनको मुखातिब करके कहा कि आप जहाँ पे जा रहे हैं मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दें, मुझे भी अपने गांव पहुँचने में देर हो चुकी है। अब ये देखने के बाद इन्होंने सोचा कि ये जो भी औरत है जाहिर सी बात है परेशानी में इतनी रात में यहाँ पे फंसी हुई है। इन्होंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर देता हूँ, लिहाजा इन्होंने उस औरत को कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ तुम्हारा वहाँ तक साथ दे सकता हूँ। अब ये आगे आगे चल रहे थे, इनके पीछे वो औरत चल रही थी। जैसे जैसे ये मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा था कि अब बाकायदा पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अब जब इनको पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई तो इन्होंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा। अब जैसे ही इन्होंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो सबसे पहले इनकी नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ी, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अभी नज़र आया था। लेकिन उसके बाद यानी अगले लम्हे जब इनकी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि उस औरत के जो पैर हैं वो ना सिर्फ उल्टे हैं बल्कि कुछ अजीब तरीके से वो ज़मीन पे पाँव रख रही है। उसकी जो उंगलियां थीं बज़ाहिर पीछे की तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं। अब ये देखते ही इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके पीछे जो औरत मौजूद है वो यकीनन कोई चुड़ैल या फिर पिछल पैरी है। खैर, इनको जो कुछ आता था इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जितना तेज़ी से ये भाग सकते थे भागते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। आज भी कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो एरिया है ये ना सिर्फ हॉन्टेड है बल्कि आज भी एक औरत साड़ी पहने हुए और इसके साथ साथ एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए न सिर्फ वहाँ पे नज़र आती है बल्कि लोगों से लिफ्ट मांगा करती है।